हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पीसीएस जुडिशरी में मेंस एग्जामिनेशन में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से किस तरीके के क्वेश्चन आपके सीधा सीधा आ जाते हैं कि 50 शब्दों में लिखो, 70 शब्दों में लिखो, या किस तरीके से हमें क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। तो इससे रिलेटेड विभिन्न प्रकार के जो भी संदर्भ बिंदु हैं उनका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने हिस्ट्री का पार्ट फर्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री में जो टॉपिक था उसको हमने डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को लिखने का तरीका क्या होना चाहिए और आपके पास में कितनी बेसिक समझ इसकी होनी चाहिए। और फिर साथ में हम ये भी देखेंगे कि एनसीईआरटी की बुक्स किस प्रकार से जुडिशरी के एग्जाम में अपना रोल प्ले करती हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है और कैसे पढ़ना है। ये हमारी एनसीईआरटी की किताबें हैं, सीधा सीधा जो कक्षा 6 से 12 के बीच में अलग अलग सेगमेंट में हैं। कुछ नई किताबें हैं, कुछ पुरानी किताबें हैं, भारत और समकालीन विषय, विश्व इतिहास के कुछ विषय। अब इनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन अभी तक आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले देखते हैं, ये हो सकता थोड़ा आपको ब्लर जैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्वेश्चन का मतलब आप समझें क्या है। कह रहा है कि पुनर्जागरण का क्या तात्पर्य था, इतिहास के किल कालखंड को पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ रेनेसा, विच ड्यूरेशन ऑफ हिस्ट्री इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेनेसा। अब देखिए, जब हम रेनेसा या पुनर्जागरण की बात करते हैं तो पुनर्जागरण का मतलब ही होता है रीअवेकनिंग। जहां पर समस्याएं कुछ गहरी हों, जहां पर लोग समस्याओं की ओर से आंख बंद करके सो रहे हों, उनको फिर से झकझोरने का काम, उनको फिर से जगाने का काम रेनेसा ने किया। और भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में जो 19th सेंचुरी है, उस सेंचुरी के दौरान में हमारे देश में बड़े बड़े समाज सुधारक हुए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो। इन सभी लोगों ने समाज सुधार करने के लिए जो प्रयास किया उसी को रेनेसा कहा गया। यानी रेनेसा का मतलब यह है कि तार्किक रूप से समाज में जो पहले से चली आ रही बुराइयां जो थी, सोशल इविल्स थे, उनको हम लॉजिक, तर्क की कसौटी पर देखें कि वो सही है या गलत। जो सही चीजें हैं उनको हम आगे कंटिन्यू करें और जो चीजें अच्छी नहीं हैं उनको हम हटा दें। यानी पुनर्जागरण एक प्रकार से तार्किकता, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन पर बल देता है। तो इतिहास के किल कालखंड को पुनर्जागरण कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के समय को हम पुनर्जागरण काल कहते हैं। और इस दौरान न सिर्फ हिंदू धर्म में सुधार हुआ बल्कि मुस्लिम धर्म में भी देखा जाए तो सर सैयद अहमद खान जैसे लोग आए जिन्होंने भारतीय मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा के पठन पाठन के लिए प्रेरित किया। ईसाइयों के, क्रिश्चियनिटी के साथ साथ में देखा जाए तो पारसी लोग जो आए थे, पारसी लोगों में दादा भाई नौरोजी का नाम आता है। दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजद यासन सभा की स्थापना की थी, जिससे पारसी धर्म में भी सुधार हुआ। कॉमन बात यह है कि उस समय जो हमारे सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, कस्टम ऑफ सती, इस तरीके की जो भी समस्याएं थी, या बैन ऑन विडो रीमैरिज, विधवा पुनर्विवाह पर जो रोक की बात कही गई थी, इन सब पर सुधार करने की प्रक्रिया को बढ़ावा हमें 19वीं शताब्दी में मिला। इसी को हम कहते हैं पुनर्जागरण काल। बंग भंग आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर की भूमिका की संक्षिप्त चर्चा करें। डिस्कस इन ब्रीफ द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बंग भंग मूवमेंट। तो सबसे पहली बात आती है कि बंग भंग था क्या। बंग भंग का जब मतलब निकालते हैं तो बंग भंग का मतलब होता है कि जब हमारे देश में हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो अंग्रेजों ने इनडायरेक्टली होकर के डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति को अपनाने पर बल दिया। और जब वो बांटो और राज करो की नीति को अपनाने पर बात कर रहे थे तो इसका मतलब यह था कि कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल, तो उनको लगता था कि बंगाल, ज्वाइंट बंगाल जो है वह एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा पावर है हिंदू मुसलमानों के लिए। और यदि हम धर्म के आधार पर बंगाल को अलग कर दें, एक तरफ बन जाए ईस्ट बंगाल, एक तरफ बन जाए वेस्ट बंगाल, और फिर हिंदू मुसलमानों को दोनों को अलग अलग तरीके से हम भड़काते रहेंगे और उनको आपस में लड़वाते रहेंगे, ये प्लानिंग थी। लेकिन व्यवहार में वो क्या कह रहे थे कि बंगाल इतना बड़ा राज्य है जिसका हमें विभाजन करने की जरूरत है। लेकिन उस समय के राष्ट्रवादी नेता समझ भी रहे थे, इसीलिए उन राष्ट्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और साथ ही साथ कहा कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए।
और जब बंगाल विभाजन हो रहा था तो उस समय करजन वायसराय हुआ करते थे। और जब यहां पर सरकार के द्वारा 20 जुलाई 1905 को एक नोटिफिकेशन दिया गया कि हमें बंगाल का विभाजन करना है, तो इसके विरोध में 7 अगस्त को बंगाल के राष्ट्रवादी नेता, जिनमें नाम आता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस और उनकी अन्य टीम के द्वारा स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत की गई। और स्वदेशी मूवमेंट भारत का वह पहला जन आंदोलन था, मास मूवमेंट था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने अपना पार्टिसिपेशन किया। पहली बार इसमें महिलाएं भी शामिल हुई थी। और देखते देखते इस स्वदेशी आंदोलन का असर बंगाल के अलावा भारत के अन्य राज्यों में फैल गया। इसी दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर, जो इसके पहले, रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर वो व्यक्ति हैं जिनको भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार भी मिला था गीतांजलि के लिए। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला नामक एक पोयम लिखा। और इस पोयम में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि अंग्रेज भले ही हमारी भौगोलिक एकता को तोड़ सकते हैं, बंगाल का विभाजन कर सकते हैं, लेकिन वो हमारी मानसिक एकता को या हमारी कल्चरल यूनिटी को नहीं तोड़ सकते हैं। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जिस दिन बंगाल विभाजन लागू हुआ था, इनेक्टमेंट हुआ था 16 अक्टूबर 1905। इस दिन पूरे बंगाल में इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। और राखी दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य यह था कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधी। और यह बताने का उनका एक तरीका था कि भले ही भौगोलिक रूप से हम बट जाएं, लेकिन अंग्रेज हमारे दिलों को बांट नहीं सकते हैं। और जो गीत अमार सोनार बांग्ला 1905 के स्वदेशी मूवमेंट के समय में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था, वही गीत आगे चलकर 1971 में, 1971 में बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग बन जाता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भूमिका थी वो काफी प्रभावशाली भूमिका थी। तीसरा देखें क्वेश्चन जो हमारा है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना करें। डिस्कस इन द ब्रीफ ऑफ रोल ऑफ गांधी जी आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा के बाद में गांधी जी का जो है वो आपको बताना है कि आखिर में गांधी जी ने क्या किया था। तो देखें, चौरा चौरी की बात हम करें तो चौरा चौरी शुरू ही कब हुआ, तो सबसे पहले इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं। इसके हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएंगे तो दो बड़ी घटनाएं हुई। पहली घटना हुई थी जलियांवाला बाग मैस्क्रे। जलियांवाला बाग मैसाक्रे यानी जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए लोगों में गुस्सा था। इस घटना के बाद में लोगों में गुस्सा था। इसी के साथ साथ में आगे चलकर के कांग्रेस के बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के पहले कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एजेंडा था कि हमें स्वराज की प्राप्ति करना है। इसीलिए महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से कर दी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत 1 अगस्त 1920 से कर दी। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य यह है कि हमें जलियांवाला बाग का विरोध करना है और दूसरा हमें स्वराज को प्राप्त करना है। और गांधी जी को लगता था कि यदि हम स्वराज प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं न कहीं यह बाल गंगाधर तिलक को एक प्रकार की श्रद्धांजलि होगी। इसी को ध्यान में रखकर गांधी जी ने जब इस आंदोलन की शुरुआत की तो इसमें इन्होंने कई प्रोग्राम चलाए। प्रोग्राम से थे कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, विदेशी टाइटल्स को छोड़ देंगे, इस तरीके की बातें इन्होंने की थी। स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, खादी और चरखे का प्रचार प्रसार करने पर ज्यादा बल देंगे, इस तरीके से इन्होंने बातें कही थी। और गांधी जी को पूरा पूरा यकीन था कि 1 साल में हमें ये मिल भी जाएगा। लेकिन
जब लगभग 1.5 साल बीत गए और हमें स्वराज का अधिकार नहीं मिला, तब गांधी जी ने अपने न्यूज़पेपर में 1 फरवरी 1922 को एक आर्टिकल लिखा यंग इंडिया में और कहा कि यदि हमें 7 दिनों के भीतर स्वराज का अधिकार न दिया गया तो हम नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी हम कर देंगे असहयोग के साथ साथ। लेकिन 7 दिन पूरे हो पाते इसके पहले ही चौरी चौरा कांड हो गया, चौरी चौरा केस हो गया। और इस चौरी चौरा केस में हुआ क्या है कि गोरखपुर जिले में चौरी चौरा जगह पड़ती है, चौरी चौरा, और इस चौरी चौरा में चौरी चौरा केस या ट्रेजेडी, इस चौरी चौरा में 4 फरवरी को एक जुलूस निकल रहा था और अचानक जब यह जुलूस चौरी चौरा के थाने के पास पहुंचा तो अचानक यहां पर पुलिस ने फायरिंग की या किसी पुलिस वाले ने गोली चला दी और इस शांतिपूर्वक जुलूस में एक व्यक्ति मारा गया। भीड़ को अचानक गुस्सा आ गया और जब भीड़ को अचानक गुस्सा आ गया तो उसने पुलिस वालों को दौड़ा लिया और पुलिस वालों को दौड़ाने के बाद में कहा जाता है कि बाद में भीड़ ने पूरे पुलिस थाने को फूंक दिया था, जिसमें एक एसएचओ सहित 22 लोग जल गए थे। इसी घटना को हम चौरी चौरा ट्रेजेडी या चौरी चौरा केस के नाम से जानते हैं। कई किताबों में हमें 5 फरवरी की डेट मिलती है, लेकिन अभी भारत सरकार ने इस घटना के 100 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया और यह डेट है 4 फरवरी 1922 की। इस घटना के बाद में गांधी जी को लगा कि चूंकि उनका आंदोलन पूरी तरह से नॉन वायलेंस पर था और इस आंदोलन में हिंसा हो गई, इसीलिए गांधी जी ने कहा कि हम इस आंदोलन को वापस लेते हैं, यानी कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समाप्त करते हैं। गांधी जी के इस फैसले का विरोध करते हुए मोतीलाल नेहरू ने कहा कि जब पूरे देश में आंदोलन चल रहा है तो किसी एक जगह पर कोई घटना हुई तो उस घटना को लेकर के हमें आंदोलन को समाप्त नहीं करना चाहिए। जैसा कि मोतीलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है कि यदि कन्याकुमारी, मोतीलाल नेहरू का एक स्टेटमेंट है कि यदि जम्मू कश्मीर के किसी राज्य ने कोई पाप किया हो तो उसकी सजा कन्याकुमारी को क्यों दी जा रही है। यानी यदि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है तो किसी एक जगह की घटना के आधार पर पूरे देश के आंदोलन को सस्पेंड करना क्या उचित है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि गांधी जी यदि अचानक इस आंदोलन को समाप्त करते हैं तो यह एक प्रकार का राष्ट्रीय संकट होगा। भारत के बहुत से युवा गांधी जी के साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं और अचानक बिना किसी रिजल्ट पर पहुंचे हुए युवाओं से कह दिया जाए कि हम आंदोलन को समाप्त कर रहे हैं तो इससे युवाओं की आस्था गांधी जी में कम हो सकती है और यह देश के युवाओं के लिए एक प्रकार का राष्ट्रीय संकट होगा। यह बात उस जमाने में सुभाष चंद्र बोस ने कही थी, लेकिन गांधी जी ने अपनी बात को मानते हुए, अपनी बात को मनवाते हुए बाकी लोगों से यह कहा कि नहीं, हम अपने सिद्धांतों के साथ में कोई समझौता नहीं कर सकते हैं और हम इस आंदोलन को वापस करते हैं। और बाद में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस कर लिया था, जिसका परिणाम होता है कि आगे चल करके कांग्रेस के भीतर भी कुछ नेता कांग्रेस को छोड़ देते हैं और आगे चल करके एक नई पार्टी बनती है जिसका नाम होता है स्वराज पार्टी। तो ये सारी घटनाएं गांधी जी की भूमिका में थी। इसके बाद में हम देखते हैं, ये तो आपके कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम यहां पर देखेंगे कि हिस्ट्री के पहले पार्ट में हमने गांधी जी को लेकर के बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें कहा था कि किस प्रकार से गांधी जी शुरुआती आंदोलनों में सत्याग्रह में गए, खेड़ा आंदोलन कैसे उन्होंने किया, अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक में काम कैसे किया, दक्षिण अफ्रीका में उनके क्या प्रयास रहे, इन सारी बातों का हमने डिस्कशन किया था। आज हम देखते हैं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है। बारदोली तालुका रिजॉल्व अगेंस्ट पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड सिविल डिसोबीडियंस 1922 के बाद में आप देखेंगे, यानी ये घटनाएं चौरी चौरा की हुई। चौरा चौरी के बाद में फिर आगे चल करके जो जो स्टोरीज हुई उनके बारे में हम एक डिस्कशन करेंगे गांधी जी के नजरिए से। यहां पर कुछ टाइमलाइन आपको दी गई है कि कौन कौन सी टाइमलाइन कब बनाई गई है, तो देखें। सबसे पहले हम चलते हैं
इंडिपेंडेंस के बाद, यानी हम लोग 1922 से लेकर के 30 के बीच में देखते हैं कि गांधी जी क्या क्या कर रहे थे। तो सबसे पहले गांधी जी की बात करें तो गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद में 6 साल के लिए इन्हें जेल भेजा गया, लेकिन जेल में इनकी तबीयत खराब होने लगी और आगे चल करके इन्हें जेल से छोड़ दिया गया। इसी समय की घटना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसके आधार पर हमारे देश में 1923 में इलेक्शन होने वाले थे। इसी एक्ट के आधार पर हमारे देश में इलेक्शन होने वाले थे। कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि हमें इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जो चाहते थे कि यदि अंग्रेजों ने हमें स्वराज का अधिकार नहीं दिया है तो हमें इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आगे चलकर देखा जाए तो कांग्रेस के भीतर से जो नेता चाहते थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उन नेताओं को कहा गया चेंजर्स, और जो नेता चाहते थे कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है, उनको कहा गया नो चेंजर्स। चेंजर्स नेताओं में दो बड़े नाम आते हैं, एक का नाम है CR दास और दूसरे हैं मोतीलाल नेहरू। इन दोनों नेताओं ने मिलकर के कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन किया और इसका जो हेडक्वार्टर था वो बनाया गया प्रयागराज या इलाहाबाद। इस स्वराज पार्टी के चेयरमैन जो थे, यानी जो अध्यक्ष थे, वो थे CR दास और इसके सेक्रेटरी थे मोतीलाल नेहरू। और कहते हैं कि जब स्वराज पार्टी इलेक्शन में गई तो उसे काफी जनता का समर्थन भी मिला। लगभग 101 सीटों में से 40 सीटें इन्होंने जीत ली और कुछ समय तक ये विधानसभा में रहकर सरकार की नीतियों की आलोचना करने लगे। उधर गांधी जी जब जेल से छूटकर आते हैं, यानी ये पार्टी बनी थी 1923 में, आगे चलकर जब गांधी जी जेल से छूटकर आते हैं तो उसी के बाद में कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं और इसी प्रेसिडेंट के दौरान में गांधी जी ने कहा कि हम स्वराज पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रमों का समर्थन करेंगे और स्वराज पार्टी ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है, जो रचनात्मक कार्यक्रम है, उनका हम समर्थन करेंगे। इसका मतलब यह है कि दोनों पार्टियां भले ही इलेक्शन में भाग लेने के नाम पर अलग अलग हुई थी, लेकिन ये दोनों पार्टियां फिर से एक दूसरे का सहयोग करने लगी और गांधी जी भी कुछ समय के लिए भारतीय राजनीति से अलग हो गए। आगे चलकर के गांधी जी ने अपने समाज सुधार के कार्यक्रम शुरू किए। विधानसभा के भीतर यह स्वराज पार्टी का ही असर था कि पहली बार किसी भारतीय को स्पीकर का पद मिला। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया, जो स्वराज पार्टी की एक बहुत बड़ी सफलता थी। आगे चलकर स्वराज पार्टी के द्वारा स्क्रीन कमेटी का गठन किया गया, या इसकी डिमांड पर स्क्रीन कमेटी का गठन किया गया और इस स्क्रीन कमेटी ने अपनी सिफारिशों में कहा कि भारतीय सेना का इंडियनाइजेशन, भारतीयकरण होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सेना के भीतर में ऑफिसर्स के जो पद हैं उन पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए। इसके पहले भारतीय सैनिकों को प्रमोशन के तौर पर ऑफिसर वाले पद नहीं दिए जाते थे। 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है और साइमन कमीशन यह देखने के लिए भारत में आ रहा था कि क्या भारत के लोगों को 1919 वाले एक्ट में जो जो अधिकार दिए गए हैं वो लोगों की उम्मीदों को फुलफिल कर पा रही हैं और हमें भारतीयों को क्या क्या अधिकार देने हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए, इसकी समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया, साइमन आयोग का गठन किया गया। कब बनाया गया? 1927 में। साइमन कमीशन में 7 लोग थे। इस कमीशन में 7 लोग थे, लेकिन इसके चेयरमैन थे जॉन साइमन, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन चूंकि आ रहा था भारत के बारे में, भारत के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बातचीत करने के लिए, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, एक भी इंडियन मेंबर था नहीं।
जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह साइमन कमीशन तो एक प्रकार का व्हाइट कमीशन है, व्हाइट मैन कमीशन है। इसीलिए कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें प्रत्येक जगह पर प्रत्येक प्रकार से हमें इस कमीशन का विरोध करना है, और जिसका परिणाम होता है कि हमारे देश में नारा उछल गया, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। जब साइमन भारत में पहुंचा तो लोगों ने इसके स्वागत में इसे काले झंडे दिखाए, बैनर पोस्टर पर लिखा रहता था साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और इस तरीके से साइमन का भारी विरोध किया गया। साइमन आयोग जहां जहां जिस शहर में जाता वहां वहां पर इसको काले झंडे दिखाए जाते। लेकिन इन सबके बावजूद भी साइमन कमीशन 2 बार देश का दौरा करता है, और इन्हीं साइमन कमीशन के दौरे के दौरान की एक महत्वपूर्ण घटना है लाहौर में लाठीचार्ज। लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय और भगत सिंह और उनके सारे सहयोगी लोग जमा हुए थे। वहीं पर स्क्वाड के आदेश पर लाठीचार्ज का आदेश होता है, जिसमें लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है। बाद में इन्हीं लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी, और बाद में इसी केस में भगत सिंह को फांसी भी चढ़ाया जाता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि भले ही कांग्रेस पार्टी के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया, लेकिन इन सब के बावजूद साइमन कमीशन ने देश का 2 बार विजिट किया, विजिटेड 2 टाइम्स, 2 बार इसने देश का दौरा किया, और इसके बाद में इसने अपनी एक फाइनल रिपोर्ट लगाई, और 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन किया गया लंदन में। यह सिचुएशन है कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब देखते हैं देखिए, इतिहास में हर चीज एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। यदि आप उसे इंटरलिंक को पकड़ेंगे कि कोई चीज है तो उसके बाद में क्या हुआ, तो आपको चीजों को समझने में ज्यादा आसानी होती है। इतिहास केवल हमें रटने पर या फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है। क्यों है, कैसे है, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई एक दूसरी इवेंट काम कर रही होती है। इधर यदि हम बात करें तो एक और घटना है, 1929 में अमेरिका में ग्रेट रिसेशन आया था, महामंदी आई थी, और इस महामंदी का असर ब्रिटेन पर भी पड़ा। आगे चलकर के ब्रिटेन ने भारत के बहुत से प्रोडक्ट पर बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए। हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन सबको देखते हुए गांधी जी ने 1930 में अपने न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल लिखा और अंग्रेजों से 11 पॉइंट डिमांड्स, ग्यारह सूत्री मांगे रखी। 11 सूत्री मांगे इन्होंने रखी, और 11 सूत्री जो इनकी मांगे थी वो यही थी कि कपड़ा उद्योग को संरक्षण दिया जाए, मजदूरों के हितों को बेहतर किया जाए, नमक पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाए, कुछ ऐसी आर्थिक नीतियां बनाई जाएं जिससे भारतीय उद्योग भी कंपटीशन में टिक सके। इस तरीके से 11 डिमांड गांधी जी ने मांगी। लेकिन गांधी जी की इन डिमांड पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया, और इसके बाद में गांधी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक दूसरा आर्टिकल लिखा और कहा कि बहुत हुआ इंतजार, हमने तो ब्रिटिश सरकार से अपनी सहूलियतों के आधार पर खाने के लिए रोटियां मांगी थी, लेकिन सरकार ने तो हमें इसके बदले में कंकड़ और पत्थर दिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब समय आ चुका है कि हम एक दूसरा आंदोलन शुरू करेंगे, और उसी आंदोलन का नाम है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या इसी को हम कहते हैं दांडी मार्च, और इसी को हम कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह। यह क्या था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से
साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा पर निकले। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी में पहुंचे और यहीं पर इन्होंने नमक कानून तोड़ दिया। चूंकि ये यहां से लेकर साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी के बीच में गए थे, तो इस यात्रा को नाम दिया गया दांडी मार्च। और इस मार्च के बीच में इन्होंने नमक कानून को तोड़ा, इसलिए इसको नाम दिया जाता है सॉल्ट सत्याग्रह। और जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, नमक कानून तोड़ने का मतलब यह है कि नमक बनाने का अधिकार सरकारी कंपनियों के पास है और कोई प्राइवेट व्यक्ति समुद्र के किनारे पर जाकर के मुट्ठी भर नमक उठा करके उठा ले, इसका मतलब यह है कि उसने सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया। और जैसे ही गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा, तुरंत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। तुरंत सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हो गई। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि यह यात्रा कितनी सक्सेसफुल हुई। इससे अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि जब ये यहां से चले थे तो इनके साथ में केवल 78 लोग थे, और जब ये दांडी में पहुंचे हैं, दांडी भी गुजरात के नौसारी जिले में पड़ता है, यहां पर लगभग 10 लाख लोगों की इनके पास भीड़ थी। इन्हीं की इसी यात्रा को बताते हुए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का एक कविता थी कि चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटिपग उसी ओर। और इस पूरी यात्रा को कवरेज करने के लिए दुनिया भर की मीडिया आई हुई थी। उस समय यहां पर देखा जाए तो वेब मिलर अमेरिकी पत्रकार था। वेब मिलर ने इस पूरी दांडी यात्रा का कवरेज किया था, क्योंकि साबरमती से दांडी की जो दूरी थी वो लगभग 241 माइल यानी लगभग 350 किलोमीटर के आसपास थी, और इस यात्रा को गांधी जी ने 24 दिनों में पूरा किया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह यात्रा कितनी सक्सेसफुल रही होगी। सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया जैसे लोगों ने इनकी यात्रा की जो तुलना है वो नेपोलियन के पेरिस मार्च से की। कुल मिलाकर में कह सकते हो कि बहुत ही सक्सेसफुल ये इवेंट था। अब जैसे ही गांधी जी ने कह दिया कि हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ही हो गया कि अब हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू होता है? 6 अप्रैल 1930 से। जैसे ही सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता चला कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो देश के अलग अलग हिस्सों में ब्रिटिश शासन के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। बंबई में मणिलाल, सरोजिनी नायडू और इमाम हुसैन के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बंबई की धरासना और बडाला नमक फैक्ट्रियों को लूट लिया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके में पड़ता है, वहां पर खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में रेड शर्ट्स मूवमेंट चलाए गए, जिसका उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों को टैक्स नहीं देना है। मध्य प्रदेश की छतरपुर रियासत में डाकू मंगल सिंह के नेतृत्व में किसानों के द्वारा नो टैक्सेशन मूवमेंट यानी कि कर ना देने का आंदोलन चलाया गया, और इसका परिणाम यह होता है कि जगह जगह पर ब्रिटिश शासन का विरोध हो रहा है, टैक्स कलेक्शन करने में दिक्कत आ रही है, लोग मारपीट करने पे उतारू हैं। इसके अलावा कई जगहों पर नमक फैक्ट्रियों को भी लूटा गया। कर्नाटक के सैनीकट्टा में, बंगाल के नोआखाली में, असम के सिलहट में कई जगहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा नमक फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया गया। तो एक तरफ पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, और यहां पर यह भी है कि जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद में अब्बास तैयब जी ने आंदोलन का नेतृत्व किया था।
गांधी जी और बाकी टीम के नेता थे, जो भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को पूना की यरवदा जेल में रखा गया। इधर 1930 में लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, गोलमेज सम्मेलन हो रही है, और उस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल होने के लिए पहुंची, लेकिन कांग्रेस तो थी नहीं, और कांग्रेस ही उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी है। तो इसका मतलब यह है कि जब देश की सबसे बड़ी पार्टी, या जो भारत की आत्मा के नाम से पार्टी जानी जा रही है, वही वहां पर गायब है, तो इस राउंड टेबल का कोई मतलब ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव पड़ रहा था कि कांग्रेस पार्टी को मनाया जाए और उसे जल्द से जल्द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दायरे में लाया जाए। इसी को ध्यान में रख करके 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ। गांधी इरविन के बीच एक पैक्ट हुआ, एक समझौता हुआ, और इस पैक्ट के आधार पर कहा गया कि जो भी कांग्रेस के वर्कर्स इस आंदोलन के दौरान अरेस्ट किए गए हैं, उन सभी को जेल से छोड़ दिया जाएगा, और इसके बदले में गांधी जी अपने आंदोलन को सस्पेंड करते हुए लंदन में जाएंगे और लंदन में जाकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। और इसके बाद में गांधी जी लंदन में गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लेने के लिए गए। जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो गांधी जी के साथ में मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू आदि नेता भी वहां पर पहुंचे थे, और कुल मिलाकर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी वहां पर पहुंचे। ये आपका सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक चला। और जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए जा रहे थे, तो आप कल्पना करें कि जिस मीटिंग हॉल में जहां पर बाकी लोग कोट पैंट टाई लगाए बैठे हैं, और वहां पर गांधी जी अपनी धोती में पहुंच गए, तो सारी मीडिया का अटेंशन तो गांधी जी के पास ही चला गया होगा। इसी को लेकर के ब्रिटेन का एक नेता था विंस्टन चर्चिल, जो आगे चल करके मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया कि ये गांधी जी क्या हैं? गांधी जी तो एक प्रकार से हाफ नेकेड संत, अर्धनग्न फकीर हैं। तो गांधी जी को उसने अर्धनग्न फकीर कहा था, इसी सेंस में कि गांधी जी वहां पर धोती पहनकर पहुंच गए थे। खैर, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो गया, और गांधी जी दोबारा भारत में लौट कर आए, और दोबारा आकर के उन्होंने फिर से अपने मूवमेंट की शुरुआत कर दी, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का पार्ट 2 उन्होंने जनवरी 1932 से घोषित कर दिया। यह लगभग 1934 तक चला, और जब इस आंदोलन में कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उस कंडीशन में गांधी जी ने अपने इस आंदोलन को सस्पेंड कर दिया, और इस तरीके से कह सकते हैं कि बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी ठोस नतीजे के गांधी जी का यह आंदोलन समाप्त हो गया। और एक बार पुनः गांधी जी अपनी राजनीति को छोड़ देते हैं और समाज सुधार के कामों में लग जाते हैं, जिसको हम गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम या कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कहते हैं। अब राजनीति में स्थितियां और आगे बढ़ती हैं, और इधर लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं। इन तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले जो व्यक्ति थे, वो थे भीमराव अंबेडकर। कांग्रेस पार्टी या गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो जब तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो जाते हैं, इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो कंक्लूजन था, जो इसका निष्कर्ष था, इसके निष्कर्ष के आधार पर भारत के लोगों के लिए एक कानून बनाया गया, जिस कानून को कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एक्ट ऑफ 1935। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग्स के दौरान में जो फाइनल कंक्लूजन पहुंचा, उसी कंक्लूजन के आधार पर एक नया कानून बनाया गया, जिसका नाम है भारत सरकार अधिनियम 1935। और यह अधिनियम बहुत ही प्रभावशाली है। आज भी हमारे भारतीय संविधान में
बहुत सारे आर्टिकल्स इसी एक्ट के हमें दिखाई देते हैं। आज के भारतीय संविधान को की कार्बन कॉपी भी इसको बोल दिया जाता है, ब्लूप्रिंट भी बोल दिया जाता है कि इसी के आधार पर आगे चल करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी निर्माण किया गया। इस इंडिया एक्ट के आधार पर बात की जाए तो इसने भारत में कई बड़े बड़े चेंजेस लेकर आया। पहला तो चेंजेस ये लेकर आया कि 1937 में इसी एक्ट के आधार पर हमारे यहां पर फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट। और यही फेडरल कोर्ट ऐसा है जो 1955 में इसी को भारत का सुप्रीम कोर्ट कहा गया। इसी के आधार पर बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, उसको भारत से सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। इसी एक्ट के आधार पर जो राज्यों में द्वैध शासन था, प्रोविंशियल डायरकी, इसी के आधार पर जो 1919 के एक्ट में राज्यों में द्वैध शासन लागू हुआ था, उस द्वैध शासन को हटा करके राज्यों के ड्वारकी सिस्टम को हटा दिया गया और उसे केवल केंद्र में ही लागू किया गया। और इसी के साथ साथ में हमारे देश में 1937 में इलेक्शन कराए गए और इन इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, इलेक्शन कंडक्ट कराए गए। जब इलेक्शन यहां पर कराए गए 1937 के चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी की पॉपुलैरिटी का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि 11 राज्यों में चुनाव हो रहे थे और 11 राज्यों में से कांग्रेस ने 5 राज्यों में मेजोरिटी की सरकार बनाई, 5 स्टेट में मेजोरिटी यानी बहुमत की सरकार, 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट। तो 11 राज्यों में से 8 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो उस समय बाकी पार्टियां थीं उनको उतना महत्व नहीं मिला। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी थी, बंगाल कृषक पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी थी, कई प्रकार की पार्टियां काम कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रही। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं और आगे चल करके 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत को अपनी ओर से युद्ध में शामिल कर लिया, जबकि भारत को तो कोई फायदा है नहीं विश्व युद्ध में शामिल होने का। यदि भारत इस विश्व युद्ध में शामिल होगा तो भारत के जो सैनिक हैं वो तो लड़ने के लिए जाएंगे ब्रिटेन, मरेंगे ब्रिटेन के लिए, फायदा मिलेगा ब्रिटेन को, उनकी सैलरी भारत के खजाने से जा रही है, तो भारत को इससे क्या हासिल होने वाला। और यदि भारत को ब्रिटिश सरकार शामिल भी कर रही थी तो कम से कम जो अलग अलग राज्यों में सरकारें चल रही हैं, इन सरकारों से पूछना भी तो चाहिए था। तो कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन के द्वारा भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया। इसकी वजह से जितने भी राज्यों की कांग्रेस सरकारें थीं उन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और इस प्रकार से कांग्रेसी सरकारों का जो टेन्योर रहा वो केवल 28 महीने का रहा। 28 महीने के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस पार्टी ने इस्तीफा दे दिया तो इस एक्ट को, कांग्रेस पार्टी के इस एक्ट को मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा इसे मुक्ति दिवस, द डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया गया कि चलो कांग्रेस पार्टी से जनता को मुक्ति मिली और जनता को कांग्रेस से मुक्ति मिली, कुछ ऐसा भाव था। एक्चुअल में ये भाव कम था। इसमें ये चूंकि ये राजनीतिक विचारधारा की बात थी कि मुस्लिम लीग पार्टी चाहती थी कि हमारे लिए अलग से एक पाकिस्तान बने, और ये सब उसी दौर की बातें हो रही थी। आगे चलकर अब भारत को तो विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया और भारत अपनी तरफ से कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी को ध्यान में रखकर 10 अगस्त को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, 10 अगस्त 1940 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीय नेताओं को मनाने के लिए अगस्त ऑफर का प्रस्ताव लाया गया। अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव का सिंपल सा मतलब यह है
कि ब्रिटिश सरकार की एक कोशिश है कि किसी भी प्रकार से कांग्रेस के नेता और बाकी राजनीतिक पार्टी के नेता ये मान जाएं कि ठीक है, हम इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे हैं, कि हम इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के द्वारा और बाकी नेताओं के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि इसकी शर्तें अच्छी नहीं थी। इसकी जो भी शर्तें थी वो सारी शर्तें युद्ध के बाद की थी। जैसे इसमें कहा गया था कि युद्ध होने के बाद में हम एक वॉर एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, वॉर एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर भी आगे चल करके युद्धों का निर्णय लिया जाएगा। इस तरीके की बातें इसमें कही गई थी। सवाल यह उठता है कि युद्ध को कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, इसकी गारंटी क्या है? इसी सेंस में जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने कहा था कि इस प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं, ये केवल भविष्य के वादों की बात करता है या दरवाजे में जंग लगी कील के जैसा है। इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। आगे चलकर अक्टूबर 1940 में गांधी जी द्वारा एक विचार दिया गया कि सभी भारतीयों का एक कर्तव्य है कि वह विश्व युद्ध का विरोध करे। विश्व युद्ध में भारतीय शामिल किए गए हैं, जबरदस्ती शामिल किए गए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। यह सोच करके एक आइडिया दिया गया जिस आइडिया को कहा जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह का मतलब ही है कि जरूरी नहीं कि सरकार का विरोध करने के लिए आंदोलन ही चलाया जाए। जरूरत इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेले स्तर पर सरकार की नीतियों का विरोध करे और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए हम कह सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करें और सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए हम कह सकते हैं कि हम अकेले इसका विरोध कर रहे हैं। इसके तहत जेल भरो आंदोलन और उस तरीके की तमाम चीजें की गई। लेकिन ये आइडिया किसका है? आइडिया दिया है गांधी जी का। आइडिया गिवन बाई गांधी जी। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो व्यक्तिगत सत्याग्रह को अपनाने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे वो थे विनोबा भावे। गुजरात के रहने वाले थे। विनोबा भावे सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह को अपनाया था। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। ये तीनों लोग जो हैं ये आपके व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए लोग हैं। ये तीनों व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए लोग हैं। आगे चलकर इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम कहते हैं जेल दिल्ली चलो। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और इस कार्यक्रम के दौरान में कहते हैं कि लगभग 90,000 से 1 लाख लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी और जेल भरो कार्यक्रम जैसा इसमें चलाया गया था। अब ये सारी घटनाएं हो रही थी और इन्हीं घटनाओं के दौरान गांधी जी को भी अब लगने लगा था कि कुछ बड़ा धमाका करने की जरूरत है, कोई बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। और इसी क्रम में देखा जाए तो आगे चलकर, हालांकि यहां पर ब्रिटिश सरकार भी हार नहीं मानने वाली थी और ब्रिटिश सरकार ने आगे चलकर के क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में सरकार के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा गया और इस क्रिप्स मिशन में भारत में आकर के लोगों को मनाने की कोशिश की, भारतीय नेताओं को मनाने की कोशिश की कि वह युद्ध में हमारा समर्थन करें। क्योंकि यदि भारत के नेता विरोध करेंगे तो क्या भारतीय सैनिक 100% अपनी मजबूती से लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। यदि भारतीय सैनिकों को लगेगा कि हमारे देश के नेता ही इस युद्ध का समर्थन नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों लड़े। इसीलिए कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर यह दबाव था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश ये दबाव डाल रहे थे कि भारत सरकार, मतलब भारत के नेताओं से बातचीत करो। जब क्रिप्स मिशन आया और यहां के अलग अलग नेताओं से मिला, तब गांधी जी ने इसी क्रिप्स मिशन को कहा था कि इसका प्रपोजल एक प्रकार से पोस्ट डेटेड चेक जैसा है। एक फेलिंग बैंक, एक असफल होने वाला बैंक, एक दिवालिया होने वाला बैंक, जो असफल हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, उस बैंक का एक चेक
जैसा जो प्रपोजल है वो है क्रिप्स मिशन, और इस क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया गया। मुस्लिम लीग पार्टी के द्वारा इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इसमें पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं कही गई थी। तो कुल मिलाकर क्रिप्स मिशन भी फेल हो गया। अब जब ये दोनों मिशन फेल हो गए तो गांधी जी को लगा कि बहुत दिन हो गए हैं और लंबे समय से भारत की जनता ने कोई आंदोलन भी नहीं किया है, तो एक नया आंदोलन कर लेते हैं। और इसी आंदोलन के लिए गांधी जी ने सभी अपने जो भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग थी वो जुलाई 1942 में वर्धा में बुलाई। जुलाई 1942 में इसे वर्धा में बुलाया, और जब वर्धा में ये मीटिंग बुलाई गई, वर्धा कहां पे, महाराष्ट्र में है, और जहां पर कांग्रेस पार्टी के बाकी नेताओं से कहा गया कि अब समय आ चुका है कि हमें देश के लिए एक दूसरा आंदोलन शुरू करना है। कई कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि इस समय आंदोलन को चलाए जाने का निर्णय ठीक नहीं है, हो सकता है कि सरकार इसमें विश्व युद्ध में उलझी पड़ी है, तो हम उस पर इतना समस्या क्यों करें या उस पर इतना प्रेशर क्यों बनाएं, इस समय आंदोलन को चलाना सही नहीं होगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस के बाकी नेताओं को धमकी देते हुए कहा कि यदि आप हमारे साथ में नहीं हैं तो हम कांग्रेस पार्टी को छोड़ देंगे और इस देश की बालू से ही, इस देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा एक संगठन खड़ा कर देंगे। और गांधी जी की इस धमकी से बाकी लोग डर गए और सभी लोगों ने हाँ में हाँ मिला दिया कि ठीक है, हम गांधी जी के साथ में हैं, गांधी जी जैसा चाहें वैसा ही आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसी को, यानी आंदोलन को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, इस आंदोलन के दौरान में कौन क्या करेगा, ये सारे डिसीजन लेने वाले जो अधिकार थे, ये अधिकार गांधी जी को दिए गए। और इसी क्रम में गांधी जी ने अपने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक रैली बंबई में बुलाने के लिए कहा, और इसके बाद में समय आ जाता है भारत के एक सबसे बड़े आंदोलन, जिसको हम कहते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, या इसी को हम कहते हैं अगस्त रेवोल्यूशन। अगस्त क्रांति। भारत छोड़ो आंदोलन। कब से शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 से। देखिए, गांधी जी ने अपने सभी कार्यकर्ताओं की एक बैठक बंबई में बुलाई, और यहां पर कांग्रेस के मंच से भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास किया गया। क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पास किया गया, और इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, वल्लभ भाई पटेल, इन सब के द्वारा इसका समर्थन किया गया। इसी मौके पर सभी नेताओं ने गांधी जी से कहा कि आप आइए और जनता को संबोधित करें। और इसी आंदोलन के दौरान में गांधी जी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अब अंग्रेजों के खिलाफ बहुत लड़ाई हो चुकी है, अब एक हमें आखिरी वार करने की जरूरत है। यदि हम अपनी देश की आजादी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो जिंदा रहकर करेंगे क्या? डू और डाई, करो या मरो। हो सकता है कि इस आंदोलन के दौरान में कांग्रेस के सभी नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नेतृत्व स्वयं करे, प्रत्येक व्यक्ति अपने आंदोलन का नेतृत्व स्वयं करे। और इसी को ध्यान में रख करके गांधी जी ने डू और डाई का नारा दे दिया। डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया। तो ये सारी जो मीटिंग थी ये 8 अगस्त को हो रही थी बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में। इधर 8 अगस्त की रात हो चुकी थी, 9 अगस्त की सुबह होने वाली थी। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया।
ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और इस जीरो आवर के तहत कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट किया गया। कांग्रेस के जितने भी बड़े बड़े नेता थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को अरेस्ट करके पूना के आगा खान पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की बांकीपुर जेल में रखा गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में शिफ्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में लाया गया। यानी हम कह सकते हैं इनमें से बहुत से नेता गिरफ्तारी से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। अब इस आंदोलन में चूंकि कोई लीडर नहीं था, जनता अपना लीडर का नेतृत्व कर रही थी, इसीलिए इस आंदोलन में सबसे ज्यादा वायलेंट एक्टिविटीज, हिंसक गतिविधियां देखने को मिलती हैं। कारण क्या है कि बहुत से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया, सरकारी कार्यालयों में आग लगा दी गई, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हुई। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने बहुत जबरदस्त कार्रवाई की। सप्रेस करने के लिए बहुत से कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया, जेल में डाला गया। इसी दौरान इस आंदोलन को और हमें कैसे बढ़ाना है और हमें कैसे फैलाना है, इसी को लेकर के कांग्रेस के द्वारा कुछ और भी नीतियां तैयार की गई कि इसी आंदोलन के दौरान में सीक्रेट रेडियो की शुरुआत की गई ताकि कार्यकर्ताओं को पता चलता रहे कि आखिर में नेता लोग क्या हैं और जनता को कैसे क्या करना है। तो उस समय सीक्रेट रेडियो का संचालन उषा मेहता के द्वारा किया गया। आप कह सकते हैं कि यह देश की पहली महिला इंजीनियर हैं जो अलग अलग जगहों पर रेडियो की फ्रीक्वेंसी को सेट करके काम करती थी। इसी आंदोलन के दौरान में देश के तमाम हिस्सों में लोगों ने सरकार को टैक्स चुकाने से मना कर दिया कि हम सरकार को कोई टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा देश के कई भागों में पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना हुई। समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। समानांतर सरकार का मतलब होता है कि जहां जहां पे ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा है उस जगहों पर भारतीय अपने हाथ में सरकार ले ले। यूपी के बलिया में आपको बता दें कि बलिया को बागी बलिया के नाम से जाना जाता है। चाहे मंगल पांडे की बात करें, वो भी यहीं बलिया के रहने वाले थे। और इसी बलिया के चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया का जो कलेक्टर वाला ऑफिस था, उस ऑफिस में से यूनियन जैक के झंडे को उतार दिया गया और यूनियन जैक के झंडे को उतार करके वहां पर भारतीय झंडा लहरा दिया गया और लगभग 2 साल तक चित्तू पांडे का बलिया में कंट्रोल बना रहता है। ऐसे ही सतारा की बात करें तो सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी और बंगाल में तामलुक परगने में जातीय सरकार के नेतृत्व में समानांतर सरकार बनी। यानी एक सरकार पहले चल रही है, उसके अगेंस्ट में दूसरी सरकार खड़ी कर दी जाए। इसको हम कहते हैं पैरेलल गवर्नमेंट या समानांतर सरकार। और देश के अलग अलग हिस्सों में 3 जगह पर यह आंदोलन चलाया गया। कुल मिलाकर यदि हम कहें तो भारत छोड़ो आंदोलन अपने आप में भले इससे हमें तत्काल रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन यह इतना तीव्र आंदोलन था कि आने वाले समय में सरकार को लगने लगा कि अब हम भारत में लंबे समय तक टिक नहीं सकते। और यदि हम लंबे समय तक टिक नहीं सकते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हमें जल्द से जल्द भारत को छोड़ना होगा। और शायद यही कारण है कि इसी आंदोलन के बाद से ब्रिटिश सरकार की पॉलिसीज बदलने लगी और धीरे धीरे यदि ब्रिटेन में चुनाव भी हो रहे थे तो उन चुनावों में यह मुद्दा होता था, जैसे क्लीमेट एटली के द्वारा कहा गया कि यदि हम सत्ता में आते हैं तो भारत को स्वतंत्र कर देंगे। इस तरीके की बातें जो कही गई, तो इसका परिणाम यही होता है कि सरकार चाहती थी कि हम भारत को आजाद करें और भारत को न सिर्फ आजाद करें बल्कि भारत को आजाद करने के साथ साथ में हमारे भारतीयों के साथ में अच्छे संबंध भी हो। तो देखिए कुछ टाइमलाइन यहां पर दी गई हैं। उन्नीस में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी भाग लेते हैं।
राइमसे मैकडोनाल्ड आता है, जहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए या डिप्रेस्ड क्लास के लिए कुछ अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट्स, विधानसभा में कुछ सीटों का आरक्षण किया जाता है, जिसे बाद में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में इसी बात को लेकर के समझौता भी होता है। हरिजन सेवक संघ इसी के बाद में गांधी जी स्टेब्लिश करते हैं। उन्नीस की बात करें तो यहां पर कैबिनेट मिशन आता है और इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया जाता है। 1942 में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, क्विट इंडिया का प्रस्ताव आता है जो गांधी जी देते हैं। हरिजन सेवक संघ के बाद में 1936 में त्रावणकोर टेम्पल को लेकर के आंदोलन चला जाता है। 1942 में क्विट इंडिया और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। और इसके बाद में कैबिनेट मिशन के बाद में देखा जाए तो इसके बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक रेजोल्यूशन तैयार किया कि किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और इसी को लेकर 9 अगस्त इसी को लेकर के 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है और इसके बाद में लास्ट में देखा जाए तो इसी के आधार पर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आधार पर देश का संविधान भी आगे चलकर बनाया जाता है। इसी के बाद में यदि देखा जाए तो ये घटना और महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जुलाई 1947 में खासतौर से डेट है 18 जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया जाता है और इसी एक्ट के आधार पर 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 देश बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा यही कहना है कि एनसीईआरटी के बुक्स का जब हम अध्ययन बेहतर तरीके से करते हैं तो यहां से हमें सीधा सीधा क्वेश्चन जुडिशरी के एग्जाम के लिए मिल जाते हैं। तो जुडिशरी के एग्जाम में किस प्रकार से एनसीईआरटी की भूमिका है, इसको लेकर के एक लेक्चर ये था जिसमें हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट को ध्यान में रखा। इसके बाद में फिर से किसी नए टॉपिक पे फिर आप लोगों से मिलेंगे और जो लोग एग्जाम में जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।